जय हिंद दोस्तों। आज हम राष्ट्रीय मासिक करंट अफेयर्स सितंबर 2024 देख रहे हैं। और ये जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है 2024 का 22 दिसंबर को, उसके लिए तो काम आएगा ही, साथ में अन्य जो भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी में काम आएगा, क्योंकि ये नेशनल करंट अफेयर है। तो हम पहली न्यूज़ देखते हैं इसमें। भारत ने 5वां हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीता। अगर हम बात करें, भारत ने ये जो 5वां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीता, ये कहाँ पर हुआ था? ये मुकाबला कहाँ पर हुआ था? ये चीन में हुआ था। और चीन में इस चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत ने मेजबान चीन को ही 1-0 से हराकर ये खिताब जीत लिया। अगर हम बात करें, जो एकमात्र गोल किया गया भारत की तरफ से, ये जुगराज सिंह जी के द्वारा किया गया और 51वें मिनट में किया गया। अगर ये भी कहीं पूछ लिया जाए कि चीन में किस जगह पर हुआ था, तो होलोन बुइर शहर में ये जो है मुकाबला खेला गया था। अगली न्यूज को देखते हैं। अगला न्यूज है, केरल लगातार दूसरे वर्ष राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर रहा। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी कौन करता है। जारी करता है FSSAI, यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। कौन? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण इसे जारी करता है। और पहली बार इसे कब जारी किया गया था? तो वर्ष 2019 में इस सूचकांक को पहली बार जारी किया गया था। अब हम आते हैं न्यूज़ पर। तो केरल लगातार दूसरे वर्ष राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष पर रहा। तो जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 है, इसमें शीर्ष पर कौन है? केरल। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर है जम्मू कश्मीर। और 2024 में तो केरल शीर्ष पर है ही, साथ ही 2023 में भी केरल शीर्ष पर रहा था राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। अगली न्यूज पर चलते हैं। अगली न्यूज है, कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। आप सभी जानते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए, वन नेशन वन इलेक्शन कहते हैं इंग्लिश में, इसके लिए रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? सितंबर 2023 में। और इस समिति ने मार्च 2024 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। और हाल ही में मान लीजिए सितंबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उस समिति की सिफारिशों को मंजूरी प्रदान कर दी है। कोविंद पैनल, अगर बात की जाए, जो कोविंद समिति है, कोविंद समिति ने 2 चरणों में संविधान में संशोधन करके एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया है। पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव शामिल होंगे, जबकि दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव शामिल होंगे। तो जो कोविंद समिति है, इसने 2 चरणों में संविधान में संशोधन करके एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया। पहले चरण में क्या होगा? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए शामिल होंगे, जबकि दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव शामिल होंगे। अगली न्यूज़ देखते हैं। भारत ने जीते पेरिस पैरालंपिक 2024 में 29 पदक। भारत ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में ऐतिहासिक रूप से अपना सबसे सफल प्रदर्शन करते हुए कुल 29 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल रहे। अगर हम बात करें, पेरिस पैरालंपिक 2024 में पहला जो स्वर्ण पदक जीता, ये जीता पैरा शूटर अवनी लेखरा ने जीता। इन्होंने वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद नीतीश कुमार पैरा बैडमिंटन, सुमित अंतल पैरा एथलेटिक्स, हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाजी, धर्मवीर पैरा एथलेटिक्स, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स, नवदीप सिंह पैरा एथलेटिक्स, ये जो खेल हैं इनमें भी इन सभी खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता। तो याद रखिएगा, पैरालंपिक की अगर बात की जाए, पैरालंपिक 2024 जो पेरिस में हुए, इसमें भारत ने अभी तक के जितने भी पैरालंपिक हुए हैं उन सभी पैरालंपिकों में से इस पैरालंपिक में सबसे ज़्यादा 29 पदक जीते, जिसमें से 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल हैं। अगर बात की जाए पहले गोल्ड मेडल की, तो किसने जीता? पहला गोल्ड मेडल जीता है अवनी लेखरा जी ने। इन्होंने वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में ये स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी नीतीश कुमार जो पैरा बैडमिंटन से हैं, सुमित अंतल जो पैरा एथलेटिक्स से हैं, हरविंदर सिंह जो पैरा तीरंदाजी से हैं, धर्मवीर सिंह पैरा एथलेटिक्स से, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स से, नवदीप सिंह पैरा एथलेटिक्स से, इन सब ने भी स्वर्ण पदक जीते हैं। अब हम अगली न्यूज़ पर आते हैं। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित। अगर हम बात करें अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बारे में, तो
इन्हें ये जो अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को ये पुरस्कार दिया गया 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में। ये अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर हम बात करें तो कोलकाता में जन्मे मिथुन चक्रवर्ती ने 1976 की फिल्म मृगया से अपने अभिनय की शुरुआत की थी। यानी इनकी पहली फिल्म क्या थी? 1976 में मृगया नाम की फिल्म थी इनकी पहली फिल्म। दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भारत का सर्वोच्च सिनेमा सम्मान है। ठीक है, तो दादा साहब जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है भारत के सर्वोच्च सिनेमा सम्मान है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि भारत में सर्वप्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट ने अपना झंडा बदला। सुप्रीम कोर्ट आप सभी जानते हैं कहाँ पर है। सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कह लीजिए, ये भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। और सुप्रीम कोर्ट के इस नए ध्वज सुप्रीम कोर्ट ने अपना सितंबर 2024 में अपना झंडा बदल दिया। इस नए ध्वज में इन्होंने संस्कृत श्लोक यतो धर्म स्थितो जया लिखा है, जिसका मतलब है जहाँ धर्म है वहाँ विजय होगी। इस झंडे के सबसे ऊपर अशोक चक्र, बीच में सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग और सबसे नीचे संविधान की किताब है। तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2024 में अपना झंडा बदला, जिसमें संस्कृत श्लोक यतो धर्म स्थितो जया। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि जैसे कई बार ये पूछा जाता है कि नौसेना का जो उसे क्या कहते हैं वाक्य, कुछ कहा जाता है, नाम ही याद भूल गया कौन सा वाक्य, तो वो संस्कृत में श्लोक जो लिखा रहता है उसको पूछा जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज में कौन सा संस्कृत श्लोक लिखा है। तो यतो धर्म स्थितो जया लिखा है, जहाँ जिसका अर्थ होता है जहाँ धर्म है वहाँ विजय होगी। इसके अलावा झंडे में सबसे ऊपर अशोक चक्र, बीच में सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग और सबसे नीचे संविधान की किताब है। इसके अलावा न्याय की देवी की प्रतिमा भी बदली गई है, उसकी भी न्यूज आपको आगे देखने को मिलेगी। और फिलहाल अगर हम बात करें तो इस समय जो भारत के CJI हैं उनका आप लोग कमेंट सेक्शन में नाम बताइएगा। 51वें नंबर के CJI बने हैं, कौन है आप लोग कमेंट सेक्शन में नाम बताइएगा। जो DY चंद्रचूड़ के बाद जिन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। कब ग्रहण किया था इन्होंने? ये 11 नवंबर को बने थे, 11 नवंबर ही को, हाँ 11 नवंबर ही को बने थे। और इन्होंने DY चंद्रचूड़ की जगह अपना पदभार ग्रहण किया। तो आप लोग बताएंगे कि उनका नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और 51वें नंबर के हैं ये। और साथ में आप लोग को ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत के प्रथम CJI कौन थे, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। अगले न्यूज को देखते हैं। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल का शुभारंभ। 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नामक एक पर्यटन पहल की शुरुआत की है। तो विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नामक एक पर्यटन पहल की शुरुआत की है। थोड़ी एक इसको चेक कर लीजिए कि 27 सितंबर को ही विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। थोड़ी सा कन्फ्यूजन है, लेकिन मुझे तो 27 ही को लग रहा है। फिर भी आप लोग कमेंट सेक्शन देख कर कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या है सही। तो 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नामक एक पर्यटन पहल की शुरुआत की है। यह पहल महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षित करने पर महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें हेरिटेज वॉक, फूड टूर, क्राफ्ट टूर, नेचर ट्रैक, होम स्टे अनुभव और अन्य पर्यटन पेशकश शामिल हैं। अगली न्यूज को देखते हैं। भारत में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का शुभारंभ। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटरों का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत जटिल कम्युनिकेशन चुनौतियों से निपटने के लिए इन 3 सुपर कंप्यूटरों को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। अगर हम बात करें जो 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, इनको कहाँ कहाँ तैनात किए गए, तो इनको दिल्ली, पुणे और कोलकाता 3 जगहों में इनको तैनात किया गया है। तो याद रखिएगा, परम रुद्र जो है सुपर कंप्यूटर, 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटरों का शुभारंभ किया था भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली रूप से। और ये सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बने हैं और इनको 3 प्रमुख स्थानों पर तैनात किया गया है। कहाँ कहाँ? दिल्ली, पुणे और कोलकाता। अगली न्यूज़ को देखते हैं। अगली न्यूज़ है वुमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ पर हुआ?
अगर वुमेन इन स्पेस लीडरशिप कार्यक्रम का शुभारंभ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ मिलकर ब्रिटेन भारत शिक्षा एवं अनुसंधान पहल के अंतर्गत 24 सितंबर 2024 को अंतरिक्ष में महिला नेतृत्व कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अगर हम बात करें इस पहल में कौन सा विश्वविद्यालय भागीदार है, तो कोवेंट्री विश्वविद्यालय इस पहल में भागीदार है। यह पहल अंतरिक्ष विज्ञान में महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने, लैंगिक समावेशी व्यवस्थाओं को मजबूत करने में संस्थानों के समर्थन पर केंद्रित है। तो याद रखिएगा 24 सितंबर 2024 को वुमेन इन लीडरशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कोवेंट्री विश्वविद्यालय इसका भागीदार है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ब्रिटिश काउंसिल के साथ मिलकर इस पहल को शुरू किया। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ पर देश की अन्य जो खबरें हैं वो इस प्रकार हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और आपसे जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इस वीडियो में या पूछे जाएंगे उन सभी को उत्तर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अगर आप ये और जो आप हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी की लिंक मिल जाएगी। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक मिल जाएगी और वहाँ से जाकर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप हमारे फेसबुक में देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। तो दोस्तों अब हम अगली न्यूज़ को देखते हैं। अगली न्यूज़ है भारतीय नौसेना 23 से 24 सितंबर 2024 तक गोवा के नौसेना युद्ध कॉलेज में गोवा समुद्री संगोष्ठी के 5वें संस्करण की मेजबानी की। इसमें हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग और सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो इसमें कौन सी न्यूज़ बनती है कि भारतीय नौसेना ने गोवा के नौसेना युद्ध कॉलेज में गोवा संगोष्ठी के 5वें संस्करण की मेजबानी कब से कब तक की, 23 और 24 सितंबर 2 दिन की। इसमें हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग और सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। अगली न्यूज़ देखते हैं। किरण राव द्वारा निर्मित लापता लेडीज को ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। किसको? लापता लेडीज को। और अगर हम बात करें किसने इसकी प्रोड्यूसर कौन है, निर्माता कौन है, तो किरण राव है। और ऑस्कर 2025 के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। अगली न्यूज़ को देखते हैं। भारत के जीवन नेदुन चेजियान और विजय सुंदर प्रशांत ने 24 सितंबर 2024 को हांगजो ओपन में पुरुष युगल का खिताब जीत लिया है। अगर हम बात करें हांगजो ओपन में पुरुष युगल के खिताब के बारे में तो 24 सितंबर 2024 को भारत के जीवन नेदुन चेजियान और विजय सुंदर प्रशांत ने इस खिताब को जीत लिया है। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित जिंजी किले को मराठा सैन्य परिदृश्य प्रस्ताव के भाग के रूप में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची के लिए नामित किया गया है, जिसमें 11 अन्य किले भी शामिल हैं। तो याद रखिएगा तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में एक जिंजी किला है जो मराठा सैन्य परिदृश्य प्रस्ताव के भाग के रूप में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची के लिए नामित किया गया है। साथ ही इसमें 11 अन्य किले भी शामिल हैं। अगली न्यूज़ है अगली न्यूज़ को देखते हैं। 10 सितंबर को राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ANRF, जिसका फुल फॉर्म होता है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, तो हिंदी में रहेगा अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के शासी बोर्ड की पहली बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई। इसमें भारत की शोध क्षमताओं को बढ़ाने, संस्थानों में मजबूत शोध संस्कृति स्थापित करने की पहल पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो याद रखिएगा ANRF के शासी बोर्ड की जो पहली बैठक हुई वो 10 सितंबर को हुई और पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। ANRF का फुल फॉर्म है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, हिंदी में कहेंगे तो अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन हो जाएगा। अगली न्यूज़ को देखते हैं। 18 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए 79,156 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी प्रदान की। तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को
79,156 करोड़ रुपए के बजट के साथ 18 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए इस अभियान को मंजूरी प्रदान की। तो याद रखिएगा, अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत अभियान को मंजूरी कब प्रदान की गई, तो 18 सितंबर को। किस लिए प्रदान की गई, तो जनजातीय समुदायों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए। और इसके लिए कितना रुपया जारी किए गए, तो 79,156 करोड़ रुपए। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी। तो अमित शाह जी क्या है, भारत के केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री हैं। इसलिए इन्होंने अमित शाह जी ने भारत के डेयरी क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए श्वेत क्रांति 2.0 या 2.0 मान लीजिए, जो भी आप मानना चाहें, की शुरुआत की। इसका प्राथमिक लक्ष्य अगले 5 वर्षों में देश भर में दूध संग्रह को 50% तक बढ़ाना है। साथ ही 2028-29 तक दैनिक दूध खरीद को 1007 लीटर करना है। और अभी कितनी है दैनिक दूध खरीद, 660 लाख लीटर है। इसे बढ़ाकर 1007 लाख लीटर करना है 2028-29 तक। ठीक है, तो याद रखिएगा, श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत किसने की, केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री अमित शाह जी ने। और डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इसका प्राथमिक लक्ष्य क्या है कि अगले 5 वर्षों में दूध संग्रह को 50% तक बढ़ाना, तथा इस समय जो अभी दैनिक दूध खरीद है 660 लाख लीटर है, इसे बढ़ा के 1007 लाख लीटर करना है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। तो ये राष्ट्रीय करंट अफेयर था आपका सितंबर माह का। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का वीडियो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और ज़रूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए। और अगर आपको लगे कि इसे और रिवाइज करना चाहिए, तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, तो पड़ा रहेगा यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।